Hamid Ali. How are you all? Today we are going to discuss about a very important and interesting topic, that is microorganisms. माइक्रोऑर्गेनिजम्स का मीनिंग क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म और ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है जीव। इसका मतलब हम सूक्ष्म जीव के बारे में आज पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का डेफिनेशन क्या है। द ऑर्गेनिजम्स विच कैनॉट बी सीन थ्रू आवर नेकेड आइज आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे जीव जिनको हम खुले आंख से नहीं देख सकते हैं उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब सूक्ष्म जीव कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कितने ग्रुप्स हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के 5 ग्रुप्स हैं: बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ, वायरसेस। So these are the 5 major groups into which the microorganisms are divided. चलिए आइए देखते हैं, हम लोग डिटेल में आज पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया क्या है और बैक्टीरिया के कितने एग्जाम्पल्स हैं। आप मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि आज मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट और वाइटल इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। बैक्टीरिया का ये जो एग्जाम्पल है, पहला कॉकी। इसका नाम कॉकी इसलिए पड़ा क्योंकि ये राउंड शेप में होते हैं और इससे स्किन डिजीज ये कॉज करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी भी एक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है और इससे टाइफॉइड होता है। तीसरा एग्जाम्पल याद दिया है एस्केरिकिया कॉली। एस्केरिकिया कॉली से डायरिया होता है। माइकोप्लाज्मा नेक्स्ट एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होते हैं और इससे न्यूमोनिया नाम का बीमारी होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो 5th एग्जाम्पल है राइजोबियम। राइजोबियम एक यूजफुल बैक्टीरिया है क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं, मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये फिक्स करके प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया एक लेजुमिनस प्लांट जैसे कि मटर के पौधों में पाए जाते हैं और उनको प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। इस तरह से बैक्टीरिया कुछ हार्मफुल भी होते हैं, यूजफुल भी होते हैं। आपने सुना होगा लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया जो कि दूध में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, पैस्चराइजेशन में मदद करते हैं, जैसे कि हम लोगों को कर्ड के फॉर्मेशन में भी मदद करते हैं। चलिए आइए डिस्कस करते हैं अब फंजाई के बारे में। फंजाई जो है इसमें कई एग्जाम्पल्स आपके यहाँ मैंने लिखा हुआ है, जैसे कि यीस्ट, मशरूम, पेनिसिलियम, एगारिकस, फॉस, डेथ कैप। यीस्ट एक यूजफुल फंजाई है और इसकी मदद से ब्रिवरीज दैट मीन्स केक को बेक कर सकते हैं और डाउ में भी मदद करते हैं, प्लस ये अल्कोहल को फर्मेंटेशन में भी मदद करते हैं। मशरूम दूसरा जो एग्जांपल है मशरूम, ये हमारे लिए यूजफुल भी है, हार्मफुल भी है। कुछ मशरूम हम लोग एडिबल होते हैं यानी इसको हम खा सकते हैं, और कुछ नुकसानदेह होते हैं जो कि पॉइजनस भी हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपको बड़े सावधानी से चुनना होगा कि कौन सा मशरूम एडिबल है यानी खाने योग्य है, कौन सा हानिकारक है। तीसरा जो एग्जांपल है पेनिसिलियम, ये जो फंजाई है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एंटीबायोटिक बनता है। और आपको एक्स्ट्रा जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पेनिसिलियम जो फंजाई है इससे दुनिया का पहला एंटीबायोटिक बना और सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1931 में ये पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक बनाया जो कि दुनिया में एक बहुत बड़ा खोज हुआ। उसके बाद जो है एगारिकस, ये भी एक फंजाई है। फंजाई ये भी एक हार्मफुल फंजाई है, इससे इन्फेक्शन हो जाता है और इसलिए इसका सेवन न करें। फॉल्स डेथ कैप, ये जितने भी फंगस हैं उनमें सबसे हानिकारक फंगस फॉल्स डेथ कैप है। जैसे कि नाम में ही डेथ है यानी इसकी खाने से, इसके सेवन करने से ही मृत्यु तय है, इसलिए इसका भूल से भी सेवन नहीं करना चाहिए, पॉइजनस होता है। चलिए आइए डिस्कस करते हैं एल्गी के बारे में। एल्गी जो कि ज्यादातर पॉन्ड्स मतलब पोखरों में ज्यादा पाया जाता है। देखोगे आपके पोखरे में हरे रंग का पूरा एकदम सरफेस से ढक जाता है। जो हरे रंग के जो पौधे जो दिखाई देते हैं
वो होते हैं एल्गी। और उसके भी एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, जैसे स्पाइरोगायरा, क्लामिडोमोनास, क्लोरोफाइटा, चैरोफाइटा, रोडोफाइटा। स्पाइरोगायरा एक यूजफुल फंग एल्गी है और इसके एंटीबायोटिक बनाने में काम आते हैं। क्लामिडोमोनास जो कि किडनी डिजीज कॉज करते हैं। क्लोरोफाइटा ये इन्फेक्शन फैलाते हैं। चैरोफाइटा भी स्किन इन्फेक्शन कॉज करते हैं और रोडोफाइटा भी इन्फेक्शियस डिजीज कॉज करते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं हम लोग प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ जो कि एक यूनिसेलुलर एनिमल है और इसके एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, लेकिन मैंने यूनिसेलुलर का मतलब क्या है ये पहले जान लीजिए। ऐसे सेल्स जो केवल सिंगल से बने, एक ही कोशिका से बना हुआ है, उसको हम यूनिसेलुलर कहते हैं। और अमीबा भी एक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और अमीबा से एक बीमारी होता है, इसको कहते हैं अमीबासिस, जिससे मतलब डायरिया हो सकता है इंसानों में। प्लाज्मोडियम ये भी एक प्रोटोजोआ है और प्लाज्मोडियम वाइवर्स एक प्रोटोजोआ जो कि मच्छरों में, मॉस्किटोस में पाए जाते हैं। और आपको मालूम होगा कि मॉस्किटो मलेरिया कॉज करते हैं, तो मॉस्किटो डायरेक्ट मलेरिया कॉज नहीं करते हैं, उनके अंदर ये प्रोटोजोआ पाया जाता है प्लाज्मोडियम वाइवर्स, इस वजह से वो मलेरिया कॉज करते हैं ये प्रोटोजोआ। यूग्लिना ये भी एक इन्फेक्शियस प्रोटोजोआ है जो ह्यूमन इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। सार्कोडीना जो है ये भी एक प्रोटोजोआ है जो कि इन्फेक्शन कॉज करते हैं और ये हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है। राइजोपोडा ये भी हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है, ये दैट मीन्स इट इज अ हार्मफुल प्रोटोजोआ। अब हम लोग मूव करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और हमारा फिफ्थ मेजर ग्रुप, दैट इज कॉल्ड द वायरसेस। आज पूरा दुनिया वायरस से पीड़ित है और वायरस के बारे में जानना हर एक इंसान के लिए जरूरी है, इसलिए मैंने वायरस पे पूरा रिसर्च करके आपके लिए एक्स्ट्रा जानकारी लेकर आया हूं। चलिए आइए डिस्कस करते हैं अब वायरस के बारे में। यहाँ देख सकते हैं कि ये जो बैक्टीरियोफेज ये एक वायरस का एग्जाम्पल है और ये जो जैसे नाम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है, बैक्टीरियो मतलब ये बैक्टीरिया के बॉडी में पाए जाते हैं और ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। ये बैक्टीरियोफेज नाम का वायरस, ये देखिए यहाँ पर फिगर बनाया है, तो इसका फिगर टावर की तरह होता है और इसमें आरएनए होता है। आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है और बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया में पाया जाता है। ये इन्फेक्शन कॉज करता है, फिर बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स में। फिर दूसरा एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं एचआईवी। एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, दैट मीन्स इट कॉजेस एड्स, वेरी लिथल डिजीज। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इट इज इनक्योरेबल, ये इनक्योरेबल है क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है। चलिए अब डिस्कस करते हैं कोविड-19 के बारे में, जो कि आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, एक ग्लोबल पैंडेमिक हो गया है। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कोविड का मतलब क्या होता है। कोविड का फुल फॉर्म होता है कोरोना वायरस डिजीज, जो कि ऑफिशियल नेम दिया गया है WHO द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसका ऑफिशियल नेम दिया कोविड-19। 19 इसलिए पड़ा क्योंकि ये 2019 में इसकी खोज हुई। ये नया किस्म का ये वायरस है और इसको SARS-CoV-2 भी कहते हैं। SARS-CoV-2 इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, दैट मीन्स ये लंग्स को इन्फेक्ट करते हैं और न्यूमोनिया जैसे बीमारी को कॉज करते हैं। तो इसके बारे में और हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। कोविड-19 का जो साइज है 0.06 से लेकर 0.14 माइक्रोन इसका साइज है। कोविड-19 जो है ये देखा गया, रिसर्च में पाया गया कि बैट्स में भी पाए गए हैं और ये ह्यूमन टू ह्यूमन इन्फेक्ट करते हैं। इसलिए कोविड-19 जो है एक ग्लोबल पैंडेमिक वायरस है और इसका अभी फिलहाल कोई वैक्सीन नहीं बना है। रिसर्च चल रहा है और साइंटिस्ट दावा कर रहे हैं, रिसर्चर्स दावा कर रहे हैं कि 12 महीने से 18 महीने तक का समय लग जाएगा इस वैक्सीन को बनाने में। चलिए अब डिस्कस करते हैं इबोला वायरस के बारे में। इबोला वायरस जो कि कॉन्गो बेसिन जो अफ्रीकन कंट्री है, कॉन्गो, वहाँ पर पहले शुरुआत हुई और ये पाया गया फ्रूट बैट्स में।
जो कि चमगादड़ के द्वारा ये फैला, और ये भी खतरनाक वायरस था और इसको वैक्सीन को बनाने में लगभग 5 साल लग गए। ठीक है, और ये वायरस अब क्यूरेबल है। ये जो बीमारी है EVD, दैट मीन्स इबोला वायरस डिजीज, अब क्यूरेबल है, यानी ये इसका इलाज पॉसिबल है। निपा वायरस का पहला केस इंडिया में केरला में पाया गया, और जब रिसर्च हुआ तो पता चला कि ये भी बैट्स से द्वारा फैले, क्योंकि बैट्स जो है वायरसेस का बहुत बड़ा कैरियर होता है। लगभग 68 टाइप्स ऑफ वायरसेस आर फाउंड इन द बॉडीज ऑफ बैट्स। चमगादड़ में 68 से भी ज्यादा किस्म के वायरस पाए जाते हैं। तो इसलिए हमें चमगादड़ से बच कर रहना है, क्योंकि ये वायरस के गढ़ हैं, खजाने हैं, उन्हीं से वायरसेस ज्यादातर फैलते हैं। तो ये आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे जो ग्रुप्स आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हमारा जो अगला टॉपिक है, हार्मफुल एंड यूजफुल माइक्रोब्स। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि 2 तरह के वायरस माइक्रोब्स होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं, यूजफुल भी होते हैं। यानी एक हानिकारक होता है, दूसरा उपयोगी होता है। जैसे कि मैंने बताया कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल बैक्टीरिया, क्योंकि इससे हमें कड़ मतलब दही जमने में मदद करता है। और हार्मफुल जैसे कि सैल्मोनेला टाइफाइड कॉज करता है, विब्रियो कॉलेरा, ये कॉलेरा को कॉज करता है। ठीक है, उसी तरह से कई तरह का HIV वो एड्स को कॉज करता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस वो प्रोसेस जिससे यीस्ट, अल्कोहल या ब्रेड, केक बनने में मदद करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में। एंटीबायोटिक्स वो केमिकल्स हैं जो बीमारियों को ठीक करते हैं, जैसे कि माइक्रोब्स को किल करते हैं। और ध्यान रहे कि एंटीबायोटिक्स जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कारगर होते हैं, वायरस में नहीं। वायरल डिजीज में ये काम नहीं करते हैं एंटीबायोटिक्स। और कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम मैंने पहले बताया था कि पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक होता है। सिर्फ यही नहीं, और भी एंटीबायोटिक्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एक्सेट्रा। ये सारे एंटीबायोटिक्स के नाम हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खोज है इस दुनिया में, और सबसे पहली बार इसकी खोज की थी सर एडवर्ड जेनर ने, और उन्होंने स्मॉल पॉक्स की पर रिसर्च किए थे और उन्होंने वैक्सीन बनाया था। वैक्सीन जनरली वायरसेस को के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, और ये क्या करते हैं कि वायरस के इंजेक्ट होने के बाद से ये वायरस को वीक कर देते हैं, और इस तरह से हम लोगों को बीमारी से निजात मिलता है। जैसे पोलियो का भी वैक्सीन दिया जाता है, हेपेटाइटिस B का वैक्सीन दिया जाता है, रूबेला, खसरा, ये सब बीमारियां जो है इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। फूड प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि खाने की चीजों को माइक्रोब से बचाना। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अगर खाने को अगर एक दिन छोड़ दिया जाए, 2 दिन छोड़ दिया जाए, तो उसमें स्मेल आने लगता है, बदबू आने लगता है। वो बदबू या स्मेल इसलिए आता है क्योंकि वो बैड स्मेल इसलिए आता है क्योंकि उसमें माइक्रोब्स इन्फेक्ट कर देते हैं। तो इसलिए फूड को प्रिजर्व करना, यानी उसका संरक्षण करना, उसको बचाना बहुत जरूरी है। फूड को प्रिजर्व करने के लिए कई तरीके हैं, like by adding chemicals. We can add chemicals like sodium benzoate, sodium metabisulfite। ये केमिकल्स की मदद से हम लोग फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको संरक्षण कर सकते हैं। तो और भी जैसे की तरीके हैं, बाय एडिंग शुगर, चीनी डाल करके हम लोग फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे जो जैम है, जेली है, उसमें चीनी डाल के महीनों उसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं। बाय एडिंग सॉल्ट एंड ऑयल, जैसे कि आप लोग अचार घर पे बनाते हैं, अचार में आपको नमक, तेल डालते हैं ताकि वो अचार खराब ना हो, उसमें फंगस ना लगे। और भी तरीके हैं, बॉइलिंग करके, फ्रीजिंग करके हम लोग फूड को प्रिजर्व करते हैं। जैसे दूध आया हमारे, जैसे दूध वाला ने दूध ला के दिया हमारे घर में, तो उसको हम लोग बॉयल करते हैं। बॉयल करने का कारण क्या है कि उसमें जो मौजूद बैक्टीरिया है वो किल हो जाए और हमारा दूध सुरक्षित हो जाए। इसी तरह से हम लोग जो भी खाने की चीज़ें हम फ्रिज में रखते हैं, तो एक्सट्रीम टेम्परेचर, लो टेम्परेचर में माइक्रो फैल नहीं पाते हैं। इस तरह से हम लोग फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। ओके, दैट्स इट इन दिस टॉपिक्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल दिस टॉपिक्स। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया और डाउट हो तो प्लीज कमेंट करें, और आपको पसंद आया तो लाइक करें। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।